अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों में से केजीएफ मूवी जो है वो किस किस ने देख ली है? देखने में पता चलता है कि यार एक शानदार हीरो है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, यस है। पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें तो अगर आप लोगों से पूछूं एक मिनट के लिए, क्या आप लोग जो आज के डेट में ये हीरो है जो पूरे देश में छा चुका है अपनी केजीएफ मूवी की वजह से, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार इसके बारे में जाकर थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो पढ़िए, इंसान है कौन, निकल कर कहाँ से आया है? तो आप लोग जो हैं अगर थोड़ा सा इसके ऊपर जाकर फोकस डालेंगे तो आप लोग अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे। इनका जो जन्म है 8 जनवरी 1986 में हुआ था और स्टार्टिंग में इनका नाम था नवीन कुमार गौड़ा। पर लेकिन आज के डेट में हम लोग इनको जो स्टेज नेम है, इनके जो हीरो नेम है, उसके यस के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग जाकर बैकग्राउंड देखोगे, जब मैंने पढ़ा इनके बारे में तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ जब मैंने थोड़ा सा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली। तो आप लोग अगर जाकर देखोगे तो इनके फादर साहब जो थे ये बड़े ही एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं और इनके पापा जो थे वो एक ड्राइवर थे, किसमें, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट। आगे चलकर फिर उससे रिटायर देकर फिर बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होता है उसमें। और इनकी जो मदर है वो होम मेकर है, ठीक है। और इनकी मदर का नाम जो है वो पुष्पा है। वो बेसिकली अल्लू वाली पुष्पा नहीं, ठीक है, वो तो अलग है, वो फायर है ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर इनके फादर साहब एक ड्राइवर और माँ थी एक गृहिणी। तो एक ऐसा इंसान निकल कर आता है और वो आज के डेट में ऑल इंडिया लेवल पर छा जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो है वो धज्जियां उड़ा देता है और आज की डेट में एक ऐसी पोजीशन पर है। ये किसकी वजह से? इसको कहते हैं अपने ऊपर ट्रस्ट करना, इसको कहते हैं मेहनत करना। अगर बात करें बाहुबली मूवी के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, खासकर बाहुबली 2 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो काफ़ी बम्बर एक तरीके से बम्बार्डमेंट आप लोगों को देखने को मिली पैसे के मामले में। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है उसके पीछे की स्टोरी? अगर आप लोग जाकर पढ़ोगे, वो इंसान जो है उसने एक मूवी पर इतना ज़्यादा फोकस किया, उसके साथ में दुनिया भर के उसको एडवर्टीजमेंट मिल रहे थे, उसने कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं लिया। अपनी ज़िंदगी को एक सिंगल गोल पर लगाकर चला और उसी को लेकर वो आगे बढ़ता रहा। तो एक वो इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन है यहाँ पर केजीएफ के साथ में। जब यहाँ पर शूटिंग में जब इंसान जो बिजी होता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ये एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, यहाँ से पैसा कमा लेते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन असलियत में रियल इंसान वो है जो अपने गोल पर फोकस दे सके उन सब डिस्ट्रक्शन के चलते भी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आप लोगों को यस का देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद में ऑल इंडिया लेवल पर छा जाना एक इंसान का, यार ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेहनत जो है वो हमेशा रंग लाती है अगर एक डायरेक्शन में लगाकर आप लोगों के द्वारा की गई है। तो उस मेहनत को कोई रोक नहीं सकता उसका फल मिलने से आप लोगों को, अगर वो दिल से मेहनत निकल कर आ रही है। देखिए, एक होता है आप लोगों ने लगा कि यार मेरी फूफी का लड़का, मेरी बुआ की लड़की जो है वो क्या कर रही है, वो आज के डेट में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है यार, वो कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, सुना है हम भी कर लेते हैं। कोई काम कर रहा है, आप लोगों ने सोचा हम भी कर लेते हैं। कोई सुबह को उठकर बिल्कुल 3 बजे उठकर अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, यार हम भी कर लेते हैं। ये देखम देखी जो चीज़ें होती है ना, ये ज़्यादा लंबी टिकती नहीं है। आप लोगों के अंदर इनके लिए मोटिवेशन ही नहीं आ पाएगा कभी भी। थोड़ा आप लोग ट्राई करोगे फिर आप लोग डाउन हो जाओगे। तो मोटिवेशन उन चीज़ों में ढूंढो जो आप लोगों का नेचर है, उसमें आप लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। जैसे मुझे सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हाँ मुझे रात में जगने के लिए हाथी घोड़े बेलने पड़ते हैं। यानी कि मैं रात में ज़्यादा लंबे समय तक जग पाऊँ तो वो मुझे टफ लगता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग में उठना। तो यहाँ से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इंसान जो है वो बेसिकली उससे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आदत है बहुत लंबे समय से, खासकर स्कूल टाइम से ही। तो मैंने आप लोग को कई बार बताया भी कि एक टीचर हुआ करते थे जो मॉर्निंग में उठाने आया करते थे, तो वो पहले से ही एक आदत बनी हुई है। तो वहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करो और उसके हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट करो। बहुत सारी चीज़ें आप लोग की आराम से होना स्टार्ट हो जाएगी और चीज़ों को उसी पैटर्न में आप लोग आगे लेकर भी चल पाओगे। तो आई होप कि ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी। बाकी कैसा रहा यार आज आप लोगों का डे, ये आप लोगों को जरूर बताना है। और जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था एक वीडियो के लिए, जो कि कंप्लीट इंडेक्स मैंने कवर करने थे आप लोगों के, वो वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, किसी की भी आप लोग तैयारी करें, इंडेक्स पूछे जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इंडिया के अंदर सारे लेटेस्ट जो अभी इंडेक्स प्रस्तुत किए जा चुके हैं अब तक के, वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर, ताकि इसको आराम से आप लोग रिविजन कर सको एग्जाम से पहले। एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है और एक क्वेश्चन का मतलब है 2 नंबर पक्के हो जाना। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 1-1, 2-2 नंबर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कई बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए फोकस देकर जरूर जाना, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर इसकी, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट डे आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि रियली में इंपॉर्टेंट है। ये बात करते हैं यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी हो गए। ये बीच में पर्सनैलिटी कौन है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। बात करें तो 11 मई को ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारे देश के जो इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं
उनको अप्रिशिएट किया जा सके। क्यों? क्योंकि इसी दिन पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हमारे द्वारा किया गया था 1998 में। तो टेक्नोलॉजी का एक एडवांसमेंट हमारे देश में देखने को मिला था, जिसके बेस पर हम लोग एक न्यूक्लियर पावर कंट्री यहाँ पर बन रहे थे। तो पोखरण कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हमारे द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों को जो डिवाइस टाइप था वो फिजन और फ्यूजन दोनों टाइप का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिजन और फ्यूजन में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया। फिजन का मतलब होता है चीजों का टूटना, यानी कि एक बड़ा एटम है, दो एटम में टूट गया। फ्यूजन का मतलब है जुड़ना, यानी कि एक तरीके से यूनाइट होना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई बार कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए आप लोगों के माइंड में। इसी के चलते अगर बात करें, कई सारे नाम यहाँ पर दिए गए। ओरिजिनली इसको ऑपरेशन शक्ति 98 भी वैसे बोला गया। पोखरण सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक बार और हम लोग ट्राई कर चुके थे यहाँ पर 1974 में, वो बेसिकली पोखरण 1 हुआ करता था। और ये आप लोगों के सामने दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर निकल कर आया। तो इसके चलते हमारी कंट्री जो है वो काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ी। कोड नेम जो था पोखरण 1 का, उसको स्माइलिंग बुद्धा बोला गया था उस टाइम पर। देखिए, कोड नेम रखना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर वर्ड अगर यूज करें, किसी के साथ बातें कर रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, फिर कोई भी इंसान जो है उसको पकड़ लेता है। तो पहले वाला ऑपरेशन बुद्धा और दूसरे वाला ऑपरेशन शक्ति, इनके नाम से याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इनके पोखरण 1 और पोखरण 2 आप लोग के माइंड में यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ में जो मैंने अभी आप लोगों से बातें की यहाँ पर, जैसे कई बार आप लोगों से पूछा जाता है यहाँ पर, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। जैसे फ्यूजन वेपन या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये थर्मो न्यूक्लियर वेपन भी यहाँ पर आप लोग इनको बोल सकते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया फिजन, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, फिजन जो होता है इनको एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, और हमारी कंट्री को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में इसके द्वारा काफी ज्यादा हेल्प की गई। आज के डेट में कितनी कंट्री ऐसी हैं जो कि न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। सही आंसर बेसिकली पता होना चाहिए, कोई भी डाउट जो है उसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स ये पेपर 2 पॉलिटी के साथ में आप लोग इसको कवर कर देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है, इसमें बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि रिटायर होते हैं, और रिटायर होते ही तुरंत जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट एक शानदार उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो रिटायर होते ही तुरंत जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स ज्वाइन उनके द्वारा कर ली गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यहाँ पर फॉर्मर, उनके द्वारा भी यहाँ पर पॉलिटिक्स बेसिकली ज्वाइन की गई थी एज ए राज्यसभा के मेंबर। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है? कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है, मान लीजिए उसकी जॉब जो है वो कंप्लीट हो गई, और कंप्लीट होने के बाद में एटलीस्ट 5 से 6 साल जो है उसको यहाँ पर टाइम देना चाहिए कि उसको कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना अलाउ ना हो। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर उसको कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो अपनी सर्विस के ड्यूरेशन में वो हो सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाए। तो ये इससे ये रहता है कि वो अपनी पोस्ट को इंडिपेंडेंट तरीके से यूज नहीं करेगा, वो बेसिकली अपनी पावर का जो है वो मिसयूज कर सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये रखा जाता है कि जो जजेस हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं पर भी जो जजेस हैं, या फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके हाथ में एक काफी पावर होती है, वो ऐसे कैंडिडेट को कम से कम एक टाइम ड्यूरेशन यहां पर देना चाहिए कि यहां पर उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा एटलीस्ट इतने टाइम पर। वो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, जो भी सुटेबल रहे, पर एटलीस्ट 5 ईयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 साल तक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है तो एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर तो यहां पर होने चाहिए कि 5 ईयर जो है वो कूलिंग पीरियड यहां पर रखा जाए कि कल कम से कम यहां पर अगर वो इंसान जो है कुछ ऐसा कुछ कर भी रहा है तो उसको ज्यादा फायदा न मिल सके। हालांकि ये बोलने वाली बात है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जुगाड़ ढूंढ लेता है, और फिर यहां पर करप्शन जैसी चीजें कई सारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कूलिंग ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट यहां पर इसीलिए लेकर आया गया। आप लोगों को क्या लगता है, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप लोग अपनी राय बताइए। ऐसा ही एक उदाहरण अभी यहां पर देखने को मिला, अर्चना गोयल जो गुलाटी, जो कि 1989 बैच की जो ऑफिशियल थी इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, जो कि हमारी कंट्री में इनके द्वारा ज्वाइन किया गया था, ये 1989 बैच की। पर लेकिन रिसेंटली अभी इनके द्वारा क्या किया गया, गूगल में एज ए चीफ ऑफ जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें यहां पर ये ज्वाइन कर गई।
इसको छोड़कर, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा अपना रिटायरमेंट ले लिया गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक जो रिटायरमेंट होता है, ठीक है, तो उसके बाद में 1 ईयर का इनके बाद में जो है पोस्ट रिटायरमेंट की बात की जा रही है। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में 1 ईयर का कूलिंग पीरियड इनके द्वारा दिया गया, जो कि नेसेसरी था किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। तो ये यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा कंप्लीट किया गया। तो उसके चलते यहाँ पर कई बार ये बार बार न्यूज में आता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड को कैसे लेकर चलना है। अब ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो है यहाँ पर ये निकल कर कहां से आता है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात की जाए तो यहाँ पर हमारी कंट्री में ऑल इंडिया सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो कि ऑल इंडियन कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस डेथ कम बेनिफिट रूल है, जो कि सेंट्रल सर्विस, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं यहाँ पर पेंशन रूल के तहत। तो यहाँ पर जो इसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पर ये इसके बारे में बातें करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएटली जो आप लोग रिटायर होकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर किसी को ज्वाइन आप लोगों को नहीं करना है। ये पहले 2 साल हुआ करता था कि जैसे रिटायरमेंट हुए अभी आज की डेट में, तो 2 साल तक ज्वाइन नहीं करना है, फिर रिड्यूस कर इसको 1 कर दिया गया। तो अगर कोई यहाँ पर इमीडिएटली ऐसे ज्वाइन करता है यहाँ पर, तो फिर बोला गया कि उसको क्या रहेगा, उसके जो भी पेंशन के जो बेनिफिट है वो यहाँ पर उसको रोक दिए जाएंगे अगर कोई नॉन कंप्लायंस यहाँ पर करेगा। तो ये यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी पेंशनर जो है वो इमीडिएटली, ठीक है, बिफोर हिज रिटायरमेंट जो मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज था, तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी इस तरीके की चीजें। तो ये बातें यहाँ पर बोली जाती है, यानी कि जो रूल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इसमें ये बातें ऑलरेडी मेंशन कर रखी है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो है तुरंत इमीडिएटली आप लोग बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये आप लोगों को यहाँ पर फंडा देखने को मिलेगा। तो ये ऑलरेडी रूल के अंदर है। अब यहाँ पर पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए आज के डेट में आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, वो सॉरी आप लोग जैसे कि आज के डेट में किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। वो जो डिपार्टमेंट है वो है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में या फिर होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो उस डिपार्टमेंट में बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मेशन आप लोगों ने की है कि आने वाले 5 साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो देश के अंदर लाए जा सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आप लोगों को होगी, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट आप लोगों ने हेड भी किए होंगे एक मेंबर होने के नाते सिविल सर्विसेज के। तो कल को चलकर जैसे आप लोग सर्विस छोड़कर जाते हो और किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो जिसका इंटरेस्ट आप लोगों के अंदर है यहाँ पर कि आप लोगों के डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर इनकी चीजें कनेक्टेड है, तो आप लोगों को ये कंपनी कितना ही फायदा पहुंचा सकती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहले से तैयार कर बेचने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन है और आप लोगों ने इससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन तैयार किए। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आप लोग अपनी पोस्ट का यहां पर कमर्शियल फायदा उठा सकते हैं और मिसयूज कर सकते हैं अपनी पावर का जो आप लोगों को यहां पर मिली हुई थी उसका दूसरों को यहां पर डेटा जो है वो प्रोवाइड कराकर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होगा, यहां पर आपकी जो सर्विस है उसका एक गलत इस्तेमाल यहां पर होगा। तो कूलिंग ऑफ पीरियड यहां पर ये करता है कि तब तक चीजें जो है थोड़ी चेंज हो जाए और इमीडिएटली किसी को कम से कम उसका फायदा न मिल सके। कई सारी कंडीशन यहां पर बोली गई है, अगर बात करें जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में यहां पर कई सारी इन्फॉर्मेशन रहती है आप लोगों के पास में, जब यहां पर गवर्नमेंट के अंदर जैसे नहीं सीबीआई के अंदर या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो देश के हित में कितना है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कोई निकल कर आ रहा है तो उसके चलते यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर, ये रटने नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसा कुछ है ताकि आप लोग अपनी सर्विसेज का जो है वो मिसयूज यहाँ पर न करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो शब्द यहां पर यूज किया गया है ये आप लोग बेसिकली समझ सकते हैं। नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, यानी कि आप लोग जो है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑफिस में है गवर्नमेंट के और वहां पर चाह रहे हैं कि कोई आप लोगों का जो काम है घर वाले का, मान लीजिए आप लोग IAS ऑफिसर हैं, आप लोगों को यहाँ पर टेंडर पास करने हैं, सारे टेंडर जो है अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को पकड़ा दिए उठाकर, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके बदले आप लोग क्या मिल रहा है, आप लोगों को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल रहा है। तो यानी कि पब्लिक सेक्टर में आप लोग एक जॉब करते करते अपना प्राइवेट इंटरेस्ट आप लोग साध रहे हैं, यहाँ पर एक प्राइवेट बिजनेस आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो ये इलीगल है। ये आप लोगों की पोस्ट का एक गलत इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बल्कि मैं तो यहां तक भी बोलूंगा, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो IAS की पोस्ट पर बैठा हुआ है और वो पर्सनल यूज के लिए गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के व्हीकल यूज करता है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी यूज करता है पर्सनल के लिए, जो कि गवर्नमेंट के रूल के थ्रू अलाउ नहीं है। जैसे घर पर अगर बात करें, कई सारे जो बेसिकली जो एक तरीके से नहीं सिक्योरिटी गार्ड मिले होते हैं, तो किसी को सब्जी लेने भेजा जा रहा है, किसी को यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक बच्चों को लाने के लिए भेजा जा रहा है, अगर वो रूल के हिसाब से है तो सही है, पर लेकिन आउट ऑफ द रूल नहीं जा सकते। आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर चाणक्य साहब की एक कहानी मुझे याद आती है जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगती है। चाणक्य साहब जो है वो कुछ लिख रहे थे यहाँ पर और उस टाइम पर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन उनसे बातें करने आता है, ठीक है। तो जब लिख रहे थे यहाँ पर तो तब यहाँ पर एक दिया उन्होंने जला रखा था, पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई पर्सनल बात किसी से वो करते हैं यहाँ पर, तो वो दिया बंद कर देते हैं, दूसरा दिया जला देते हैं। रात की बात थी यहाँ पर, तो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो संदेह में आ जाता है कि क्या हुआ, ये दिया क्यों बंद कर दिया, ये क्यों जलाया। तो उन्होंने बोला कि अब तक मैं गवर्नमेंट का काम कर रहा था तो इसलिए गवर्नमेंट का तेल यूज कर रहा था यहाँ पर लेकिन अब मैं पर्सनल काम कर रहा हूं तो इसलिए अपना तेल यूज करूंगा जो कि अपनी कमाई का तेल है।
तो ये इस तरीके की अगर किसी के अंदर एक बार जो एक तरीके से नहीं एक ट्रांसपेरेंसी अगर इंसान के थॉट में होगी यहाँ पर, वो इंसान होता है बेसिकली रियल में सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए, और वही एक तरीके से एक्सपेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि ये कितनी खतरनाक पोस्ट है सिविल सर्विसेज की बात करें। किसी भी डिपार्टमेंट का हेड आप लोगों को बनाएंगे और वहां पर अगर इंसान जाकर बैठ जाता है और अपने फायदे के बारे में सोचने लगेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे सारे डिपार्टमेंट के। तो ये इशू यहां पर देखने को मिलता है। तो इसी के ऊपर काम करना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। जब बात करते हैं कोई भी ऐसे सिविल सर्वेंट के बारे में, तो पॉलिटिक्स अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बारे में बात की जाती है कंडक्ट रूल के बारे में। तो यहां पर सिविल सर्विस के जो कंडक्ट रूल है वो बाहर करते हैं सिविल सर्वेंट को कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएशन नहीं रख सकता। एक न्यूट्रलिटी बनाकर रखनी होती है, एक कमिटमेंट रहता है कि यहां पर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्ट नहीं होगा। तो ये क्लोज 3 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि कोई इनको ज्वाइन करने से रोक नहीं सकता है, तो एक न्यूट्रलिटी बनाकर रखने की बात की जाती है। इसी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीयूपीटी को लिखा भी था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उसको लिखा भी था कि यहाँ पर एक कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में यहाँ पर बात की जाए प्रॉपर, अगर कोई यहाँ पर तुरंत ज्वाइन करना चाहता है तो इसे, बट यहाँ पर ये रिजेक्ट कर दिया गया। अभी यहाँ पर इसका कोई मुद्दा नहीं है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसके द्वारा एडवाइस किया गया कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रिस्ट्रिक्ट एक तरीके से यहाँ पर बोला गया रिस्ट्रिक्शन में नॉट स्टैंड टेस्ट ऑफ वैलिड। ये क्लासिफिकेशन इक्वलिटी नहीं जो होती, एक तरीके से आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी सबके लिए। तो इसका यहाँ पर एक तरीके से फंडा देखना पड़ेगा कि क्या मुद्दा है। यहाँ पर बेसिकली इशू ये निकल कर आता है कि हर एक इंसान के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो ये भी यहां पर समझना पड़ेगा। तो कूलिंग ऑफ पीरियड हालांकि एक तरीके से बोला जाता है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में केटी साज होते हैं उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर एक तरीके से इमीडिएटली किसी को ज्वाइन न करें, यहां पर उसके लिए बात की जा रही थी ताकि यहां पर कूलिंग ऑफ पीरियड यहां पर रखा जा सके। लेकिन ये सजेशन भी जो था अंबेडकर साहब के द्वारा यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से ये कई बार पहले भी उठ चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी यहां पर निकल कर आ रहा है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर चेयरमैन थे यहाँ पर कमेटी के, और भी कई सारे मेंबर देखने को मिलेंगे। तो 7 मेंबर की कमेटी थी जो यहाँ पर जिसके द्वारा पूरा संविधान तैयार किया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे इनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कई सारी कमेटी है यहाँ पर जिनके नाम आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए, अगर आप लोग इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ पर बात की जा रही है कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ में क्रेडेंशियल जो कमेटी है यहाँ पर अली कृष्ण स्वामी अय्यर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलादी। हाउस कमेटी यहाँ पर ये पट्टाभी सीतारमैया। इसी के साथ में ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो के एम मुंशी जी देखने को मिलेंगे। एडहोक कमेटी राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जीवी मावलिंकर जी के बारे में कुछ पता आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताइए। ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है किसी पर्टिकुलर पोस्ट से जुड़े हुए। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। माइनॉरिटी कमेटी पूछ ली जाती है, एच.सी. मुखर्जी जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे.बी. कृपलानी जी, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में यहाँ पर गोपीनाथ बारदोली, ये तो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, जो कि यहाँ पर बात करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो जैसे कि एक्सक्लूड करना, जो पार्सली एक्सक्लूड करना एरिया, जैसे कि कई सारे आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बात की जाए तो एवी जो है यहाँ पर ठक्कर। ठीक है, इसी के साथ में यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। इसी के साथ में यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट जजेस के नाम यहाँ पर दे रखे हैं जहां से किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया गया। 1952 में यहाँ पर जस्टिस जो फैजल है, यहाँ पर फैज अली। ठीक है, तो यहाँ पर ये गवर्नर बना दिए गए उड़ीसा के। 1958 में चीफ जस्टिस ऑफ एमसी जो चघेला थे यहाँ पर, ये बेसिकली इनको देखने को मिलेगा, ये एम्बेसडर बना दिए गए। ठीक है, तो इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी के साथ में 1967 में चीफ जस्टिस जो थे यहाँ पर सुब्बा राव। ठीक है, उनको आगे चलकर बेसिकली प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट के लिए यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इसी के साथ में 2014 में यहाँ पर बेसिकली चीफ जस्टिस जो पी सदाशिवम वो गवर्नर बना दिए केरला के। 2020 का जो लेटेस्ट अभी उदाहरण है रंजन गोगोई साहब, वो नॉमिनेटेड कर दिए राज्यसभा को। तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द जो स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसके। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से यहाँ पर, तो ये आप लोगों को बताना है स्टेट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कौन थे यहाँ पर, तो जवाहरलाल नेहरू जी। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ ले जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं और काफी डिटेल में कवर किया गया था यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये आर्टिकल, और पीआईबी के द्वारा भी इसको अच्छे से डिटेल में कवर किया गया। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर टॉपिक है ये बात करेगा बेसिकली किसके बारे में, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यहाँ पर डिसाइड करती है कि किस तरीके से हम लोग को आज की डेट में बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह देने हैं और इसी के साथ में फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस वगैरह देने हैं। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को काफी डिटेल में यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो एक पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस। तो यहां पर बोला गया कि कोस्ट एंड प्राइस जो है यहाँ पर बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट 1962 के तहत बनाई गई है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर, यार ये गलत, दूसरा बोला गया यहाँ पर करंटली बात करें तो एमएसपी जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से कोई भी अगर एक लीगल बैकिंग होती है तो बोला गया कि एक तरीके से यहाँ पर एनी लीगल बैकिंग एक्सेप्ट फॉर द शुगर कैन सम एक्सटेंट, यानी कि एमएसपी में किसी भी प्रोडक्ट को लीगल बैकिंग नहीं मिली है। लीगल बैकिंग मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, जिसके लिए अभी हमारी कंट्री में किसान जो थे वो प्रोटेस्ट तो कर रहे थे कि कानून बनाओ एमएसपी को इंप्लीमेंट करने का। तो ओनली ये बोला गया कि फेयर एंड जो रेम्यूनरेटरी प्राइस है उसके लिए बेसिकली लीगल बैकिंग है एमएसपी में, और किसी के लिए लीगल बैकिंग नहीं है। तो यहां पर तो ये बोला गया करंटली एमएसपी जो है वो यहां पर कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है इसके अंदर में एक्सेप्ट द शुगर कैन के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? बात की जा रही है बिफोर सबमिटिंग द बेसिकली ए प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट, ये यहां पर अगर CACP है यहां पर वो एनालाइज करती है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसी है और इसी के साथ में एमएसपी का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है यहां पर किसके ऊपर, जो कि कंज्यूमर के ऊपर। तो इसको भी यहां पर ये चेक करता है क्या यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पर, ए में बोला गया ओनली 1, बी बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 1 to 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं टॉपिक पूरा कवर करता हूं और फिर टॉपिक कवर करने के बाद में इसका मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग ट्राई करो, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर कुछ ऐसे एक तरीके से गाइडलाइन इशू किए गए हैं जिसमें यह बोला गया है कि जो किसानों को यहाँ पर जो मिल के द्वारा पैसा पे करना होता है, जिसको यहाँ पर बेसिक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, वो अब यहाँ पर दो तरीके से पे किया जाएगा, यानी कि एक बार में पे नहीं करना है यहाँ पर। वो एक इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि भुगतान जो मूल्य का किया जाएगा यहाँ पर 2 चरण में किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। पहले क्या था, जैसे यहाँ पर किसान जो है वो अपना गन्ना डाल देते थे तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, हालांकि 15 दिन आप लोग बोल सकते हैं, उनका पैसा जो था वो उनके अकाउंट में पहुंचाने के प्रोविजन हुआ करते थे। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का जो एक इंस्टॉलमेंट है वो तो स्टार्टिंग में दे देंगे 15 से 20 दिन के अंदर में, और बाकी का जो होगा वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करने पर देंगे जब यहाँ पर जो क्लोजर की बात आएगी एंड ऑफ द सेशन। तो इससे क्या होगा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मील वाले हैं जिनको यहाँ पर कोविड-19 के चलते काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली और यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर चीजें ढंग से नहीं चल पाई, तो उनको रियायत देने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया। पर लेकिन इसकी वजह से जो किसान है, किसानों ने इसको अपोज किया। क्यों? क्योंकि उनको पहले पैसा जल्दी मिल जाता था, अब उनको पैसा जो है वो थोड़ा और लेट में मिलेगा। तो इसको चैलेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि कोर्ट में भी जाएंगे, अगर ऐसी चीजें यहाँ पर चलेगी तो इसको हर एक तरीके से एक साइड में करने की कोशिश करेंगे, किसानों का ये मानना है। तो ये मुद्दा तो है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली यहाँ पर ये काम कैसे करता है, क्योंकि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की आप लोगों को अगर नॉलेज रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन को काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमारी कंट्री में अगर आज की डेट में आप लोग बात करते हैं तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस जो है ये 1965 में बनाई गई एक बॉडी है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करती है। देखिए, दो चीजें हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो बोलते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जिसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी कंट्री में 23 फसल के लिए दिया जाता है, और दूसरे को बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो ओनली शुगर कैन यानी कि गन्ने के लिए दिया जाता है, यानी कि दोनों के लिए जो डिसाइड करने का प्रोसीजर है वो अलग अलग है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो एमएसपी की हम लोग बात करते हैं, जिसको आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि मिनिमम कम से कम इतना मूल्य तो किसानों को मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं है हमारे देश में, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कानून बनाओ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलेगा ही मिलेगा, और इन फसल के लिए कानून बनाना है ताकि ये आप लोगों को प्राइस मिले ही मिले। पर लेकिन गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे रहते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करते हैं, मेंबर हैं,
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब्सिडरी के अंदर जब आप लोग जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर चीजों का उल्लंघन भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को बैलेंस बनाकर चलना है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में भी, और इंटरनल जो हमारी कंट्री में जो चीजें हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है उसके लिए कानूनी प्रोविजन है गन्ने के फील्ड में, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले यहां पर समझते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर है वो बेसिकली यहाँ पर इस चीज को इंप्लीमेंट करती है, और ये 1965 में यहाँ पर बनाया गया। ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है ये एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब कि इसका काम है सलाह देना और सलाह देके कल्टी मार जा, यानी कि अब तेरा कोई काम नहीं है, अब हमको ये इंप्लीमेंट करना है, ये इंप्लीमेंट नहीं करना है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ये गवर्नमेंट बोलती है इसको। यानी कि तुम्हारा काम था यहाँ तक, तुम्हारा काम खत्म, अब टाटा बाय बाय सी यू, और इसके बाद में हम लोग अपना काम खुद से करेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर चलता है, और 23 ऐसी फसल है यहाँ पर, ये सारी फसल है 23, जिसमें दालें भी हो गया, ओल सीड वगैरह, कमर्शियल क्रॉप, शुगर कैन वगैरह, तो ये सारी 23 फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं 7 और 5 12, ठीक है, इसी के साथ में देखिए सारी चीजें ना आप लोगों को रटनी नहीं है, एक मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इनको रटे ना, आप लोग थोड़ा समझ सके। ठीक है, तो 7 और 5 12 और 7 19, इसी के साथ में और 4 23, ये तो होगी बेसिकली एमएसपी के लिए, और एक होगी गन्ना, जिसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये अलग है, अगर गन्ने को भी साथ में जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पर प्राइस दिया जा रहा है वो तो मैंने एमएसपी के बारे में आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन पूरा जो हमारे वाला आर्टिकल है वो एमएसपी के ऊपर नहीं है, वो किसके ऊपर है, वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जो कि काफी डिटेल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है, पहले आप लोग इसको समझिए। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो पहली बार रिकमेंड किया गया था यहाँ पर, किसके द्वारा, रंगराजन कमेटी के द्वारा। और जब यहाँ पर किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में जो शुगर कैन इनके गन्ने वाली जो इंडस्ट्री है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, उसके चलते यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि यार हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए कम से कम गन्ने के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट है गन्ना, तो उसको साथ में लेकर चलना है। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन जब मैंने अभी बताया था कि आप लोगों को कि मैं घर गया होता, तो मैंने जैसे पापा है मेरे, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा गन्ने का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे जैसे इलेक्शन आता है तो गन्ने का प्राइस कई बार बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कई बार अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी कंट्री के अंदर में, जैसे पूरी कंट्री किसी भी राज्य के अंदर में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। नॉर्मली काफी लंबे समय से प्राइस जो है सही चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाब में अभी इलेक्शन, ठीक है, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो गन्ने का प्राइस अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दिया यहाँ पर गन्ने का प्राइस। क्या आप लोगों को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी गन्ने का प्राइस बढ़ा दिया है, या गन्ने का प्राइस स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक किसान परिवार से आप लोग आते हैं, होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर देती है कि एक पर्टिकुलर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ये है, कहां से निकल कर आता है, यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो होता है वो यहाँ पर बेसिकली रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में रहती है। ये अपना काम करके इसको बता देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो डिसाइड करती है कि इसको कैसे लेकर चलना है। मान लीजिए इन्होंने बोल दिया कि पूरे देश के अंदर में 250 रुपए पर क्विंटल पूरे देश के अंदर में प्राइस रहना है। अब इन्होंने तो बता दिया कि हम लोग 250 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इतना यहाँ पर रहना है, यानी कि मिनिमम इतना प्राइस तो आप लोगों को हर क्विंटल के हिसाब से किसानों को देना ही देना है। अब यहां पर ये बातें चलेगी स्टेट के हाथ में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो यहां पर 7वें शेड्यूल के अंदर ये बेसिकली एग्रीकल्चर को रखा गया है, किसकी लिस्ट के अंदर में, स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसको अभी रिसेंटली बात भी बोली गई है कि यहाँ पर इसको किसके अंदर लेकर आना चाहिए, कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर लेकर आना चाहिए, ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों कानून बना सके। क्योंकि संविधान में जो 7वां शेड्यूल है ना, वो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात करता है कि कौन सा टॉपिक जो है किसके हिस्से में आना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, या फिर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो अभी जो है एग्रीकल्चर का मुद्दा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर चीजों को जानना चाहेंगे, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इतना रहेगा, उसके ऊपर अब मान लीजिए 250 डिसाइड कर लिया उन्होंने, अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ऐड करेंगे इसमें। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने 100 रुपए ऐड कर दिए उत्तर प्रदेश ने, 150 रुपए ऐड कर दिए पंजाब ने, ठीक है, 200 रुपए ऐड कर दिए मान लीजिए हरियाणा ने, तो ये अपने अपने हिसाब से फिर यहाँ पर प्राइस ऐड करते रहते हैं, पर लेकिन 250 तो देना ही देना है। तो इसके चलते अलग अलग राज्य के अंदर में आप लोगों को इनका प्राइस जो है वो अलग अलग नजर आएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग ऑयल का प्राइस देखते हैं ना, आज के डेट में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किसी राज्य में कुछ है, किसी राज्य में कुछ है, तो वो अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं, उसके हिसाब से काम चलता रहता है। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को हमेशा एक बात देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर स्टेट के द्वारा डिसाइड किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको स्टेट एडवाइस प्राइस बोलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस हो गया, जब स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट एडवाइस प्राइस हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस किया था वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रखकर ये बेसिकली आगे पैसा देने वाले हैं। तो याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट का प्राइस कम नहीं, हमेशा ज्यादा होगा।
ये कंफ्यूजन होना, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है 7वें शेड्यूल के अंदर किसके अंदर आता है, ये स्टेट के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया कैसे कैसे पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सारी बातें बता दी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कमीशन का, कमीशन जो है वो स्टेब्लिश कहता है रिकमेंडेशन देने के लिए कि हाँ इस तरीके से करना है, और जब ये रिकमेंडेशन देता है तो ये एनालाइज करता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई चल रही है, फिर दोनों में कुछ ऊंच नीच चल रही है, और अगर यहाँ पर एमएसपी आप लोग यहाँ पर कुछ लेकर आ रहे हो तो उसका कंज्यूमर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस मनमानी चल रही है, कंज्यूमर को उसका बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में अभी मैंने पूछा भी था यहाँ पर कि क्या ये काम करता है, तो यहाँ पर बेसिकली वो इसको डिसाइड करता है। ठीक है, एनालाइज करता है। एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक का पॉइंट है वो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना, इसमें अगर आप लोग बात करें कोई भी स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, यानी कि गन्ने को छोड़कर किसी को भी यहां पर गवर्नमेंट के कानून के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं मिलता है। अब गन्ने को कहां से मिलता है, गन्ने को मिलता है शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, जो कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें यहां पर किसानों को एक फिक्स प्राइस यहां पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, जो कि अक्टूबर से लेकर सितंबर तक यहां पर आप लोगों को टारगेट देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द एवरी ईयर यहां पर ये स्टार्ट होता है, जिसके बेस पर यहां पर काम चलता है पूरा। तो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस जो होता है वो रंगराजन कमेटी, जो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि शुगर कैन इंडस्ट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके द्वारा ये बातें बताई गई थी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। बाकी यहां पर जो ये कमेटी है, जो यहां पर इस कमेटी के बारे में, कमीशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यहां पर अगर बात करें तो करंटली इसके अंदर टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक तो चेयरपर्सन होता है, इसी के साथ में मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 ऑफिशियल मेंबर देखने को मिलेगा और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर देखने को मिलेंगे। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फार्मिंग कम्युनिटी से, ताकि चीजों को प्रॉपर समझा जा सके, ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी यहां पर चला रहे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है, जिसके बेस पर यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर आप लोग यहां पर बेसिकली चीजों को देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर 3 तरीके से हमारे देश में जो खेती वो की जाती है, जैसे रबी क्रॉप हो गई, खरीफ हो गई, जायद होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे गन्ना कहां पर आता है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुगर कैन आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग कैसे देख सकते हैं, उसको आप लोग ऐसे देखिए कि बोया किस टाइम जाता है और काटा किस टाइम जाता है, तो उसके बेस पर आप लोग यहां पर ये आप लोग का टारगेट है। अगर बात करें जैसे आप लोग के एरिया में गन्ना होता है, ठीक है, तो गन्ने की जो बेसिकली कटाई कब होती है, अगर आप लोग देखें इसके बेस पर, ठीक है, अगर आप लोग किसान वाले एरिया से आते हैं तो देखता हूं यहां पर कॉमन सेंस लगाकर आप लोग क्या आंसर दोगे इसका। मतलब गन्ना जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, रबी, खरीफ या जायद, या किस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, पर लेकिन आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप लोग चलिए ट्राई कीजिए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर देखता हूँ यहाँ पर आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आंसर देने के बाद में, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है। आंसर क्या है, ओनली 1 जो है वो आप लोग यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा आंसर। आप लोग बोलोगे नहीं ओनली 1 तो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ओनली 1, क्योंकि यहाँ पर ये भी सही है, अभी आपने बताया ये भी सही है, पर लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। ये होता है ट्रिक, ये होता है गेम। तो जब भी आप लोग इस गेम में फंस जाएंगे तभी यहाँ पर आप लोग का जो है वो एग्जाम के अंदर राम नाम सत्य होता नजर आएगा। इसलिए बोलते हैं कि बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जाम में कभी भी अनकंफर्टेबल आप लोग फील नहीं करोगे। था ना पूरा टॉपिक शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन के साथ में मैंने डिस्कस कर दिया पूरा कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और टॉपिक कई सारे यहाँ पर इसमें मैंने आप लोग ये बता दिए कि यहाँ पर क्या मुद्दा है, बेसिकली कहां से निकल कर चल रहा है, शुगर कैन के बारे में और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कमेटी है, और गन्ने के कुछ प्रोडक्ट भी अगर आप लोग को जानने हैं, जैसे यहाँ पर सीरा वगैरह हो गया, शक्कर हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, या फिर यहाँ पर इसको खांड भी बोला जाता है जैसे लोकल भाषा में, ठीक है, तो ब्राउन शुगर बोलते हैं ना कई बार आप लोग। तो ये सारे बेसिकली प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है ना, कच्चे तेल से आप लोग क्या निकालते हैं, आप लोग निकालते हैं बेसिकली पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन। तो ऐसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट होता है। और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एल्कोहल इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी शुगर कैन जो है उसको काफी अच्छा सपोर्ट देने की बात की जाती है। खासकर किसानों की इनकम को डबल करने का भी फोकस यहाँ से किया जाता है। तो ये पूरा एक शानदार टॉपिक जो कि हम लोगों ने कवर किया सारी डायमेंशन के साथ में, और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने हो गया और आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। अगर क्लैरिटी आई है तो आप लोग इसको थम्स अप देकर बता सकते हैं कि हाँ सही लग रहा है। अगर आप लोगों को सही नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डाउट कहां पर है, ताकि उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, बिल्कुल माइंड में क्लियर करके चलिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक किसान के परिवार से आते हैं तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा। ऐसे टॉपिक जो है आप लोग इकट्ठा करके रख लिया कीजिए जब भी यहाँ पर किसान के बारे में बात होती है, अगर इस फैमिली से निकलकर आप लोग आते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पीआईबी के अंदर यहाँ पर कवर किया गया।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसानों की हेल्प करने के लिए, उनका सम्मान बनाए रखने के लिए एक निधि यानी कि धनराशि दी गई और उसके लिए योजना बनाई गई और उसकी अभी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। 24 फरवरी को उसकी 3री सालगिरह बनाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट किया गया था 2019 में स्टार्ट किया गया था और रीजन क्या था, उस टाइम पर हमारे देश में इलेक्शन थे, तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात की गई थी, 2-2 हजार रुपए के हिसाब से। तो उसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली कई बार कई सारी बातें बोली गई कि हाँ वोट के लिए बेसिकली सब कुछ किया जा रहा है, वो सारे मुद्दे अपनी जगह थे, पर लेकिन मेन मुद्दा यह था किसानों के जो बेसिकली अकाउंट में थोड़ा पैसे पहुंच जाएगा। और किन किसानों के अकाउंट में? जिनके पास में 2 हेक्टेयर जमीन। पहले स्टार्टिंग में 2 हेक्टेयर जमीन के बारे में बात की गई, फिर आगे बढ़ाकर हालांकि ये सबके लिए यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया था कि ऑल द लैंड होल्डिंग जो भी है उनके यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया। छोटा सा मैं आप लोगों को यहां पर पहले एक बेसिक बताना चाहूंगा जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन न डाले और आप लोग माइंड में क्लैरिटी रख के चले। हमारे देश में किसानों को अलग अलग पैटर्न में डिवाइड किया जाता है। मार्जिनल किसान किसको बोला जाता है? मार्जिनल लैंड होल्डिंग या मार्जिनल किसान, जिनके पास में 1 हेक्टेयर या फिर उससे कम आप लोगों को जमीन देखने को मिलती है। स्मॉल होल्डिंग किसको बोलते हैं? यहाँ पर ये स्मॉल किसान जिसके पास में 1 से लेकर 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। तो यहां तक के लिए यहां पर पहले पीएम किसान यहां पर स्टार्ट की गई थी, ठीक है। फिर आता है सेमी मीडियम होल्डिंग जिसका साइज है 2 से लेकर 4 हेक्टेयर। फिर आता है मीडियम होल्डिंग जिसका साइज है 4 से लेकर 10 हेक्टेयर। फिर आता है लार्ज होल्डिंग जिसका साइज है अबव 10 हेक्टेयर। तो ये टोटल यहां पर इस तरीके से हमारे देश में किसानों को डिवाइड किया जाता है एक जमीन के बेस पर। तो ये जो पीएम किसान जो स्कीम है यहाँ पर, ये आज की डेट में जो बोला गया इसके तहत यहाँ पर 1.82 लाख करोड़ जो रुपए हैं वेरियस इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर रिलीज किए जा चुके हैं। और इवन कोविड-19 के टाइम पर भी यहां पर बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ, जिसके तहत यहां पर कई सारे किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी पीएम इस पर्टिकुलर किसान स्कीम के तहत, ठीक है। तो अब जो बेसिक मैं बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा, जिसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, यहां पर ये कैसी स्कीम है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 तरीके की स्कीम होती है, एक को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल कर आता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यार वो वाली स्कीम होती है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलजुल कर काम करती है। तो पहला मुद्दा तो आप लोगों को ये याद रखना है, 100% जो फंडिंग है जो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये ऑपरेशन जो की गई थी यहां पर, ये एक तरीके से दिसंबर के महीने में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 19 में यहां पर इलेक्शन थे, फिर आगे चलकर तो इसके चलते 6,000 रुपए देने की बात की गई थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचेंगे। अब अकाउंट में तो पहुंचेंगे, पर लेकिन किसको पहुंचेंगे? जिसका परिवार है, एक परिवार में एक हस्बैंड है, वाइफ है और उसके माइनर चिल्ड्रन है, यानी कि जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इनकम है, स्टार्टिंग में बात की गई थी यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल के लिए, हालांकि बाद में इसको और बढ़ा दिया गया और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी लगाई गई ताकि चीजों को अच्छे से चेक किया जा सके। तो यानी कि मुद्दा यहाँ पर ये था कि प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना है और इसके पीछे यहाँ पर ये स्कीम प्रोवाइड कराएगी। अब आप लोगों के माइंड में कुछ और बातें यहाँ पर आनी चाहिए, वो कुछ और बातें क्या है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है ना, तो स्कीम के पीछे कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। तो ये जो स्कीम लॉन्च की जा रही है, आखिर इस स्कीम के पीछे क्या मुद्दा है, अगर वो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे तो आप लोग चीजों को जान पाएंगे कि अच्छा ऐसा मुद्दा था इसलिए स्कीम यहां पर लॉन्च की गई, ठीक है। तो वो मुद्दा मैं अब आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। अगर स्कीम लॉन्च की जा रही है तो उसका मुद्दा आप लोग जरूर याद रखिएगा, और एक मिनिस्ट्री भी आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर के द्वारा यहां पर ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है। और मिनिस्टर कौन है आज के डेट में? काफी ज्यादा न्यूज में थे यहाँ पर, कई तरीके से उनका नाम आप लोग बता सकते हैं, जब किसान प्रोटेस्ट करे थे डेली न्यूज में आते थे। ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं थोड़ा सा अभी स्कीम का। ऑब्जेक्टिव यानी कि किस पर्पज के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई थी। सबसे पहला तो मुद्दा यहाँ पर ये था कि जो क्रॉप है उनकी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके, क्योंकि किसानों के हाथ में पैसा आएगा तो थोड़ा सा चीजों को वो इंप्लीमेंट करेगा और अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये थी, कल को चलकर किसान जो है वो किसी साहूकार से जाकर लोन ले ले और फिर पता चला उसके नीचे दबकर मर गया, क्यों? क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कितना खतरनाक होता है, कितनी जल्दी यहां पर बढ़ता है। तो वो चीजें हैं। तीसरा यहां पर बोला गया कि इंश्योर किया जाए ताकि वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सके, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो बीच में ही उनकी सारी चीजें रुक जाएंगी। तो इसलिए यहां पर ये स्कीम को बोला गया कि काफी ज्यादा फायदा किसानों को पहुंचाएगी, पर लेकिन काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि 6,000 रुपए एक साल में आखिर होते कितने हैं अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलकर चलें। इसी के चलते बोला गया कि कम से कम 6,000 रुपए महीना देना चाहिए, ताकि यहां पर 12×72 यानी कि टोटल मिलाकर 72,000 रुपए पड़ जाए यहां पर पूरे साल के अंदर में। तो ये बात बोली गई थी कांग्रेस के द्वारा अपने कैंपेन में, जब इनके द्वारा बातें बोली गई, पर लेकिन उनका दांव पेच जो है वो काम नहीं किया। यहां पर ये 6,000 रुपए वाला मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। पीएम किसान मोबाइल ऐप के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। ये हमारी कंट्री में 2 मिनिस्ट्री मिलकर काम किया था, एक तो एग्रीकल्चर वाली थी यहाँ पर, जिसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसके साथ में कोलैबोरेट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो इंप्लीमेंट कर रही है, अब ऐप बनाकर तो कोई टेक्नोलॉजी वाला देगा, अभी तो यानी कि किसान वाली मिनिस्ट्री ऐप भी बनाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये ऐप बनाकर यहाँ पर इस मिनिस्ट्री को दिया गया ताकि ये काम कर सके। इसमें बहुत मुद्दा यहाँ पर यह था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कोई भी भेदभाव नहीं है, यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, बस उसके पास में एक तो सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, दूसरा लैंड होल्डिंग पेपर होनी चाहिए कि हाँ उसकी जमीन है, आधार कार्ड होना चाहिए और उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है और इंसान को जो है वो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी प्रोडक्टिव एक स्कीम आप लोग बोल सकते हैं किसानों के पॉइंट ऑफ से, अगर थोड़ा सा ढंग से इंप्लीमेंट की जा रही है जैसे और चीजें सही लेवल पर पहुंच रही है तो कम से कम उन किसानों के जिनके पास में कुछ भी नहीं रहता है थोड़ा बहुत तो फायदा पहुंचाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग की क्या राय है, आप लोगों में से किसी ने परिवार ने इसका फायदा उठाया या फिर नहीं उठाया, और अगर उठाया तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि फायदेमंद स्कीम थी या फिर आप लोग कुछ और इसके बारे में बोलना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल था यहाँ पर इसके बारे में, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, तो बता सकते हैं, अगर सही लगा है तो बताइएगा थम्स अप देकर, वरना आप लोग बता सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन करंट प्लस स्टैटिक के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके एक एक पॉइंट में आप लोगों से क्लियर यहाँ पर करने वाला हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में आप लोग कनेक्ट इसको कर सकते हैं। अभी न्यूज में क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिन इन्वायरमेंट के, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, तो यहाँ पर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, आप लोग बेसिकली इनके द्वारा भी यहाँ पर रिसेंटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई कि रिसेंटली अभी 19 के करीब जो एलिफेंट है उनकी जान गई है यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री, और ये जो जान किससे गई है, ओनली रेलवे ट्रैक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इनके रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे हाथी जो हैं वो कटकर यहाँ पर बेसिकली उनकी जान चली जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जब मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों से कोई बातें करने लगी, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो ढंग से समझेंगे, आप लोगों को बिल्कुल शांति में बैठकर बस सुनना है, सारी बातें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारे देश में सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो पहले नंबर पर आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर है आसाम और तीसरे नंबर पर है केरला, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो गया केरला, तो यहाँ से ऐसे जाओ और फिर यहाँ पर ऐसे आ जाओ, ठीक है। तो ये है बेसिकली हाथी का जो दांत है, ठीक है। तो हाथी का दांत बन गया कि आसाम जाओ और फिर ऐसे आ जाओ। याद रखने के लिए रख लेना, पहले नंबर पर यहाँ पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है आसाम और तीसरे नंबर पर हो गया केरला। तो ऐसे हाथी का दांत बन गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। अभी इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है मैं आप लोगों को यहाँ पर वो बताता हुआ चलूंगा जिसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट करने हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है भूपेंद्र जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रेलवे और जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर एक तरीके से मिलकर अगर काम करें यहाँ पर दोनों मिनिस्ट्री, तो चीजों को रोका जा सकता है, यानी कि प्रिवेंट करना, यानी कि बचाया जा सकता है हाथियों को कि रेलवे ट्रैक पर उनकी जान न जाए। यानी कि दोनों मिनिस्ट्री अगर आए यहाँ पर मिलकर, ठीक है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये आसान तरीका होगा अगर दोनों मिलकर काम करें। जब भी मैं किसी हाथी की डेथ होते हुए देखता हूं तो मुझे हाथी मेरा साथी मूवी याद आ जाती है, राजेश खन्ना की। अगर कभी टाइम मिलेगा देखेगा, भाई साहब आंसू आ जाते हैं उस मूवी को देखकर, ठीक है। जब भी वो गाना आता है ना कि एक इंसान की हालत, वो एक जानवर की जान इंसान ने ले लिया तो चुप क्यों है संसार, यानी कि अगर कोई जानवर जो है इंसान को मार दे तो सबको टेंशन हो जाती है, पर लेकिन जब इंसान जो है वो जानवरों को मारे तो कोई कुछ नहीं बोलता यार। आप लोगों ने कई सारे बदतमीज इंसान देखोगे, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था कि कुत्ता जो है वो छत से फेंक दिया, मतलब ऊंची मंजिल से ले जाके, देखना चाह रहा था कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा। अरे खुद कूद के देखना, पता चल जाएगा तुझे। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ऐसी बदतमीजियां निकलकर यहाँ पर सामने आती है, तो इनको हम लोग को समझना पड़ेगा। अभी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यहाँ पर बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये खासकर याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा मिलकर किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक, ये आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जरूर याद रखेगा। इनके द्वारा, सबके द्वारा मिलकर एक प्रयास किया गया, और जब प्रयास किया जाता है सबके द्वारा मिलकर तो वो विफल नहीं होता है। बात की जा रही है, पब्लिश किया गया एक डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है यहाँ पर इको फ्रेंडली मेजर टू मिटिगेट इंपैक्ट ऑफ यहाँ पर बेसिकली लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा ढांचागत विकास आप लोगों को करना है ताकि कल को जो हाथी वगैरह हैं उनको कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, क्या क्या आप लोग उनके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं,
तो वो सारी बेसिकली यहाँ पर बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब क्या हो गया यार, देखो हाथी जो है ना वो बेसारे बेजुबान जानवर है, जंगल में रहने वाले जानवर है। अब उनको थोड़ी ना पता है आप लोग क्या क्या यहाँ पर हरकतें किए बैठे हो। अब हाथी जो है वो रेलवे ट्रैक से जा रहा है, उनको थोड़ा ना पता है रेलवे क्या चीज होती है, तो हम लोगों ने बना रखी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई हाथी इस तरीके से जा रहा है, तो कई सारे स्टेप उठाने की यहाँ पर बात की जाती है, जिसके चलते हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला लीनियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो जो रेलवे लाइन है उसमें ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, तो उसके ऊपर कई सारे फोकस हम लोग को देने पड़ेंगे ताकि ऐसे हाथियों की जान न जाए। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर परमानेंट और टेम्परेरी तौर पर हम लोग को स्पीड पर भी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। कई सारे मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या सोल्यूशन है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये इधर जंगल हो गया, ठीक है, एक सेकंड पेन दूसरा लेते हैं। जैसे इधर जंगल हो गया और यहाँ पर इधर जंगल हो गया। अब मान लीजिए इसके नीचे से रोड अगर जा रही है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऊपर रास्ता बना सकते हैं आसानी से। अगर यहाँ पर इस तरीके से कॉरिडोर हम लोग बना देंगे तो आसानी से ऊपर से उतर कर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉरिडोर बना सकते हैं और इसी के साथ में दूसरा अंडरपास बना सकते हैं। अंडरपास मतलब आप लोग देखिए यहाँ पर ऊपर रास्ता गया हुआ है और यहाँ से कई सारे हिरन जो है, भालू जो है, हाथी वगैरह जो है उस साइड से यहाँ पर इस साइड में आ रहे हैं। तो इस तरीके का काम अगर हम लोग करेंगे तो आसानी से यहाँ पर कई सारे जो हाथी हैं, जो हिरन है, इन सबको बनाए जा सकते हैं। या फिर जो रास्ता है उसके साइड में अगर ऐसा कोई रास्ता जा रहा है, जैसे रास्ता यहाँ पर, इसके साइड में फेंसिंग कर दे, ठीक है, ताकि यहाँ पर इधर से कोई यहाँ पर रास्ते पे ना आ पाए और इधर से कोई यहाँ पर रास्ते पे ना आ पाए। सेम काम रेलवे ट्रैक पर कर सकते हैं, पर लेकिन वो आसान नहीं होगा, ठीक है, काफी लंबा है, पर लेकिन रेलवे ट्रैक पर इतना तो काम कर सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास में काफी बड़ी बड़ी घास खड़ी होती है। तो हाथी क्या करते हैं, उस घास को खाने के लिए आते हैं। अब जब घास खा रहा है जानवर, तो उसको थोड़ी ना पता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया बेचारा घास खाते खाते, ठीक है, तो आया रेल और रेल ने उसको काट दिया वहां पर। तो क्लियर करनी है रेलवे ट्रैक के आसपास में वेजिटेशन, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर फोकस करना है। और जो यहाँ पर आजकल में जो सारे रेलवे के स्टाफ है, यहाँ पर जो मेंबर है, उनको भी थोड़ा सा एक तरीके से सेंसिटिव बनाना पड़ेगा इस मैटर में, ताकि कोलिशन को अगर अवॉइड किया जा सके तो वो पूरा शानदार दंड भेद लगाए उसको अवॉइड करने में। तो ये जो सारी राम कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, ये नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक एक पॉइंट जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, ठीक है, तो नोट्स की फॉर्म में भी आप लोगों के सामने, तो एक तरीके से सुनते रहिए, सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली लिखी लिखाई मिल जाती है, ठीक है। इको ब्रिज के बारे में अभी आप लोगों से बात की कि कैसे बनाया जा सकता है, कोलिशन को रोका जा सकता है, रोड की फेंसिंग, हाईवे वगैरह वो सारी चीजें, तो इसमें हम लोग कनेक्टिविटी भी बना पाएंगे और वो सारा काम भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो ये काफी बेहतरीन सोल्यूशन रहेगा, जानवरों की जान भी बच जाएगी और हम लोग भी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं हाथियों के बारे में आप लोग कुछ बताऊंगा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये एक स्टैटिक पोर्शन है जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बात की जा रही है, अगर बात करें कहीं ना कहीं, अगर बात करें कहां पर हाथी पाए जाते हैं, अगर एशियन एलिफेंट के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इन द वेस्ट, ठीक है, नेपाल के अंदर नॉर्थ में, सुमित्रा जो आइलैंड है वहां पर साउथ में, और जो बोर्नियो जो है वहां पर आइलैंड उसमें ईस्ट में। तो ये इतने एरिया में यहाँ पर एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। धरती के ऊपर सबसे बड़ा कोई प्राणी अगर पाया जाता है आज के डेट में तो वो है एलिफेंट, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, एशिया के अंदर में बात करें 1986 में एशियन एलिफेंट जो है उसको लिस्ट किया गया इंडेंजर्ड, किसमें, आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो इस लिस्ट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो ये आप लोगों को समझना है। तो पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है और 50% के करीब यहाँ पर लास्ट 3 ईयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिक्लाइन होती नजर आ रही है। तो इसके चलते जो आज की डेट में बात करते हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। लगभग 60 से लेकर 70 साल में काफी ज्यादा इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन हुई है लास्ट, जो यहाँ पर एक तरीके से लास्ट जो 3 एलिफेंट जनरेशन की बात की जा रही है, 3 ईयर नहीं 3 एलिफेंट जनरेशन, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर घट गई है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे द्वारा क्रिएट की गई चीजें ही यहाँ पर इनको नुकसान पहुंचा रही है। जंगल हम लोग काटते जा रहे हैं, जगह जगह से रोड निकाल दी है। अब यहाँ पर इनको थोड़ा ना पता है, तो बेचारे बेजुबान जानवर है, इतनी हाई स्पीड की ट्रेन हम लोग चलाते हैं, इनके फरकच्चे उड़ जाते हैं जरा सी देर में, तो उसका ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा। कुछ और बातें, कई सारी थ्रेटन चीजें, जैसे कि इनका घर खत्म कर दिया, खाने पीने की जगह खत्म कर दी, फ्रेगमेंटेड होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज देखने को मिलेगी, पोचिंग, इनके दांत निकाले जाते हैं, मारा जाता है। ये बोलते हैं हाथी जिंदा 1 लाख का तो मरा हुआ 3 लाख का, तो समझ लीजिए आप लोग फिर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी पड़ जाते हैं। CITES क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड जो फ्लोरा एंड फ्यूना। ये याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरा होता है पेड़ पौधे और फूल पत्तियां, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने हैं। जो इंडेंजर्ड हैं, जो कि खत्म होने वाले हैं, उनको ट्रेड नहीं होना चाहिए उनका। और इसी के साथ में फ्यूना यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले जीव जंतु हो गए, ठीक है, तो इनको भी अगर इंडेंजर्ड में है तो उनका भी यहाँ पर बेसिकली व्यापार नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पर वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग याद रखिए इसके बारे में, जिसमें यहाँ पर फोकस किया था कि इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करना है।
अब यहीं से मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें और बताना चाहूंगा, और क्वेश्चन भी है यहाँ पर। जब हम लोग फॉरेस्ट में प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में? तो आज के में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जिससे इसको कॉन्करेंट लिस्ट में सेंड किया गया? तो यहाँ पर 38 अमेंडमेंट, 42, 86 या फिर यहाँ पर वो 46 या फिर 86। तो ये काफी डिटेल में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को रख लेनी है अपने पास में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। हमारे संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है? 7 शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे, फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, पर लेकिन स्टार्टिंग से कॉन्करेंट में नहीं था भाई साहब, छीना गया है राज्यों से। मतलब संविधान में संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो भी 1976 में, जब देश के अंदर में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा हुआ था 1975 से लेकर 77 तक का। तो यहाँ पर इनके द्वारा उस टाइम पर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एनिमल बर्ड जो है उनको स्टेट लिस्ट से यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया। आर्टिकल 51A जो है ये बेसिकली यहाँ पर हमको हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि जीव जंतु का हमको ध्यान रखना है। आर्टिकल 48 जो है वो गवर्नमेंट को बताता है कि तुमको जीव जंतु का ध्यान रखना है। तो ये सारे जो संविधान में प्रोविजन है इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में कि हाँ यार ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हाँ भाई साहब बिल्कुल पढ़ा है, ऐसा है, बिल्कुल एक एक बातें क्लियर पता है हम लोगों को। ठीक है, कुछ और बातें जहां से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मैंने भी बताया 3 राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली तो काम करेगी नहीं, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। तो फरवरी 1992 में यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को बताना है। एम ये था कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उन राज्यों को जहां पर हाथी पाए जाते हैं, उनका रहने की जगह या कॉरिडोर वगैरह बनाया जा सके, और हाथी और इंसानों के बीच में यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई ना हो और मारे ना जाए, और वेलफेयर उनके लिए हाथियों के लिए प्रोवाइड कराया जा सके। इंप्लीमेंट की जा चुकी है 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कंफ्यूजन होना चाहिए। एक एक बातें मैंने यहाँ पर बता दी। यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। इसी के साथ में गोल ये है कि कैसे इंश्योर करना है हम लोग को चीजों को, कल को कोई अगर दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है, कल को कोई दिक्कत निकल कर आती है तो इसके ऊपर रिसर्च करना है। इसी के साथ में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम लोग को हाथी की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग हाथी से छोटे हैं पर लेकिन हाथी को खाके मार मार कर, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यहाँ पर ये फॉर्मली इंप्लीमेंट किया गया था माइक, MIK, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये याद रखिएगा। ये CITES का यहाँ पर बेसिकली है, जो कि लगभग यहाँ पर 10 जो एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पर 2004 से यहाँ पर इसके तहत काम कर रहे हैं और इसी के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस और पार्टी जो है मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये भी पूरा एक एरिया हो गया, ठीक है। तो क्या क्या बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। एलिफेंट के बारे में कहां पर पाए जाते हैं एक क्वेश्चन बता दिया, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है सारी समझा दी। यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसके बारे में याद रखिएगा, इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इंपैक्ट, जो यहाँ पर लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके द्वारा पब्लिश की गई है वो बता दिया। कॉरिडोर वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल ही गई आप लोगों को। इन कहां पर इसको रखा गया लिस्ट के अंदर में वो बता दिया, ठीक है। क्या क्या थ्रेटन की चीजें हैं CITES के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो अब हाथी के बारे में कभी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा हाथी के बारे में। एक एक पॉइंट मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया कि 21 न्यू सैनिक स्कूल जो है वो बेसिकली एकेडमिक सेशन वो स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है, मई से। तो यानी कि अभी आने वाले टाइम में सैनिक स्कूल आप लोग यहाँ पर अच्छे से काम करते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सैनिक स्कूल में, अच्छा आप में से कोई पढ़ा है सैनिक स्कूल में, आप लोग बताइए। अगर पढ़ा है तो आप लोग अपना बेसिकली एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कीजिए। अभी यहाँ पर ये यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और 3, डिफेंस और एजुकेशन और ढांचागत विकास के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर में 100 न्यू सैनिक स्कूल यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें पार्टनरशिप रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। और 21 जो है वो यहाँ पर अभी अप्रूव किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर बेसिकली एनजीओ और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक अच्छे लेवल पर हम लोग जो एजुकेशन है उसको यहाँ पर बच्चों तक पहुंचा पाएंगे और काफी अच्छे लेवल पर हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे सैनिक के फील्ड में, ठीक है। तो ये काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी स्टार्टिंग से ही जाना है यहाँ पर बेसिकली फौज के अंदर में, अपना मिलिट्री के अंदर में, इस तरीके से एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर में, तो ये अच्छा एक तरीका देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है आज की डेट में आप लोगों को पता है यहाँ पर, इससे पहले 1986 में यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई थी। अभी हम लोग यहाँ पर 2022 में खड़े हैं, यानी कि लगभग 36 साल बाद यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर हैंड इन हैंड काम कर पाएगा
एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो ये एक अच्छा तरीका है। जो यहाँ पर अभी मैंने बोला टोटल मिलाकर 21 स्कूल की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। जो यहाँ पर टोटल 21 स्कूल हैं, तो 21 स्कूल में से यहाँ पर 7 जो है वो तो डे स्कूल होंगे, यानी कि पढ़ो और अपने घर जाओ, यहाँ पर कोई भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं होगी। बाकी के जो रहेंगे वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी रहेगी, यानी कि वहीं पर ही आप लोग रुक कर जो है वो अपनी लाइफ को आप लोग एंजॉय कर सकते हो, सही तरीके से चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। 40% के करीब जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पर वो बेसिकली वो रहेंगे जिनको यहाँ पर ले जाएगा क्लास छठी, यानी क्लास 6 में यहाँ पर इनका एडमिशन होगा। और ये जो एडमिशन होगा ये होगा AI, इसी के साथ में SS, इसी के साथ में EE, ठीक है, AISSE। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इसके थ्रू होगा। और ये कौन कंडक्ट कराएगा, ये क्वेश्चन जरूर याद रखेगा, ये करेगा NTA, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये यहाँ पर काम करती नजर आएगी। और फिर ई काउंसलिंग, यानी कि इंटरनेट काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। बाकी के 60% जो है, 40% तो यहां से आगे, बाकी के 60% जो है वो बेसिकली एनरोल करेंगे स्टूडेंट फ्रॉम सेम स्कूल, या फिर जो यहाँ पर डिजायर जिनके यहाँ पर आज के डेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बेसिकली न्यू सैनिक स्कूल में, पुराने सैनिक स्कूल में से, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन होता है ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जल्दी ही, तो इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब चलिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनता है, यहाँ पर बात आ जाती है राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्ट 4 में हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 45 से आर्टिकल 39F में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर ये स्टेट के द्वारा सपोर्ट की गई एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हमारी कंट्री में जो यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, पहले स्टेट जो था वो एजुकेशन देखा करता था, पर अभी कॉन्करेंट लिस्ट में है यहाँ पर, तो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, वरना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी बड़ी बात है यहाँ पर। इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें अगर आप लोगों से बातें की जाए, तो यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें, हमारी कंट्री में जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी 1968 में, ठीक है, तो बोला गया बट इट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर कि एक तरीके से अगर बात करें कि तमिलनाडु जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है 3 लैंग्वेज सिस्टम, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से कुछ लिबर्टी भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर आया, जिसमें बोला गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आर्टिकल 21A के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल राइट बना दिया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर आगे चलकर इसको इंप्लीमेंट किया गया राइट टू एजुकेशन के थ्रू, तो यहाँ पर जिससे 2009 में हम लोगों ने कानून बनाया और 25% रिजर्वेशन रखा डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए। तो ऐसा है कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं काफी अच्छे से, और अभी गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, अगर इनके बारे में आप लोगों से बात की जाए, एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये पुरानी जो स्कीम थी उसमें भी आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये देखने को मिल रहे हैं। और नई वाली एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत ही सारी चीजें चेंज कर दी गई हैं, उसके बारे में अगर आप लोगों को समझना है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर आप लोग जाकर सर्च कर लेना, सारी बातें एक एक मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो सारी बातें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर आप लोगों की हो जाएंगी, ठीक है।